बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, जनरल कमरजेद बाजवा DGISI और इमरान खान साहब के मुतल्लिक क्या बड़ी इतला आई है और फिर जनरल बाजवा ने क्या दावा किया है, इसकी तफसील दो टोक में अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। और फिर फौज के सुप्रीम कमांडर का एक इंतहाई अहम फैसला सामने आया, इसकी तफसील भी अपने व्यूअर्स के साथ हम शेयर करेंगे। और फिर एक इश्तिहारी, जो सियासी इश्तिहारी था, कैदी था, वो भागकर अब दोबारा पाकिस्तान जा रहा है, पहले लंदन में रहा। इसकी अंदरूनी कहानी भी आज हम दो टोक में शामिल करेंगे। क्या हुआ कि अब पाकिस्तान वापस जाने का ऐलान किया गया है। लेकिन राय साहब, जो दावा किया गया है जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से, ये दावा क्या है और इसकी तफसील हमारे साथ शेयर करें। देखें आशिफ साहब, पहले तो जनरल कमर जावेद बाजवा और उनके करीबी जराए से जो दावा किया गया, इसके तीन नुकात अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं और फिर दो ज़मीनी हकायक भी अपने नाजरीन को बताएंगे। लेकिन पहले जनरल कमर जावेद बाजवा का मौक़िफ़ इमरान खान साहब के मुतल्लिक ISI के दफ्तर में मुबैना तौर पर होने वाली एक हैपनिंग के मुतल्लिक और एलिजेडली एक ऐसी हैपनिंग जो कि DGISI जनरल नदीम अंजुम के सामने हुई। अब इस हवाले से जनरल कमर जावेद बाजवा के जो करीबी जराए हैं, या आप ये कह सकते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा खुद ही एक तरीके से सामने आ गए हैं। और इस मौक़िफ़ के पहले नुक्ते में यह कहा गया है कि परवेज खटक ISI के दफ्तर पहुंचे और ISI के दफ्तर पहुंचकर उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा को कॉल की थी। यह अब जनरल कमर जावेद बाजवा के करीबी जराए का मौक़िफ़ सामने आया है। आप यह समझ लें कि यह जनरल कमर जावेद बाजवा का अपना ही मौक़िफ़ है कि परवेज खटक ने ISI के हेडक्वार्टर में, जो कि इस्लामाबाद में आपारा के इलाके में वाक़े है, G6 सेक्टर में वाक़े है, यहां से जनरल कमर जावेद बाजवा को जब वो आर्मी चीफ थे उस वक्त कॉल की इस मौक़िफ़ के मुताबिक। और जनरल कमर जावेद बाजवा को परवेज खटक ने 2 साल एक्सटेंशन की ऑफर की और इंप्रेशन इस किस्म का दिया कि आपको हम लामहदूद मुद्दत के लिए, गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भी, यानी ऐसी मुद्दत जिसका कोई तयन नहीं होगा, उस मुद्दत के लिए आपको एक्सटेंशन दे सकते हैं। फिर जनरल कमर जावेद बाजवा का यह भी दावा है अपने जराए के हवाले से कि यह जो कॉल की गई ISI के दफ्तर से, यह DGISI जनरल नदीम अंजुम के सामने की गई, मुबैना तौर पर जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देने के हवाले से। फिर हाशमी साहब, जनरल कमर जावेद बाजवा का जराए से यह भी मौक़िफ़ सामने आया कि असद उमर ने भी जनरल कमर जावेद बाजवा को कॉल की और उनसे यह कहा कि हम आपको एक्सटेंशन देना चाहते हैं। और तासुर यह दिया गया जनरल बाजवा के मौक़िफ़ में कि उस वक्त PTI की यह कोशिश थी कि यह तहरीक अदम एतमाद किसी तरीके से नाकाम हो जाए और इसके अंदर जनरल बाजवा कोई रोल प्ले करें। एक तो यह दावा किया गया है, आप यह समझ लें कि जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से, और एक तरह से वो खुद ही सामने आए हैं। उसके बाद एक दावा यह किया गया है बनीगाला में मुलाकात के मुतल्लिक, यानी वो मुलाकात जो कि जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान साहब के दरमियान उस वक्त हुई जब जनरल फैज हमीद का तबादला करने पर इमरान खान साहब बतौर प्राइम मिनिस्टर और जनरल कमर जावेद बाजवा आमने सामने आ गए थे। अब हाशमी साहब, यह जाहिर है कि इमरान खान साहब का आईनी इस्तेहकाक है नया DGISI लगाना। जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उन्हीं का इस्तेहकाक था नए आर्मी चीफ की तैनाती या आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देना, यह प्राइम मिनिस्टर का ही इस्तेहकाक होता है। लेकिन उस वक्त चूंकि जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक ISPR से यह एलामिया जारी कर दिया गया था कि उनको पेशावर की कोर में भेजा जा रहा है, तो इस पर एक डेडलॉक पैदा हो गया था। उसके बाद यह मुलाकात हुई बनीगाला में जनरल कमर जावेद बाजवा की और इमरान खान साहब की। अब उस हवाले से जनरल कमर जावेद बाजवा के जो जराए हैं वो ये दावा कर रहे हैं और ये मौक़िफ़ अपना रहे हैं कि इस मुलाकात में इमरान खान साहब ने जनरल कमर जावेद बाजवा को यह कहा कि आप ISI को एक कोर डिक्लेयर कर दें, क्योंकि जनरल कमर जावेद बाजवा के मौक़िफ़ के मुताबिक
उन्होंने इमरान खान साहब को कहा कि आप जनरल फैज हमीद को पेशावर की कोर में जाने दें, क्योंकि किसी भी सीनियर जनरल को आर्मी चीफ के लिए एलिजिबल करने के लिए यह जरूरी है कि वो 1 साल तक कोर कमांड करे, तो आप जनरल फैज हमीद को कोर कमांड करने दें। जनरल कमर जावेद बाजवा के इस दावे के मुताबिक आर्मी चीफ के लिए चूंकि कोर कमांड करना जरूरी था, तो जनरल फैज हमीद ने भी खुद इमरान खान साहब से यह दरखास्त की कि मुझे आप कोर कमांड करने दें और कोर कमांड करने के लिए जाने दें। अब जनरल कमर जावेद बाजवा यह दावा भी करते हैं अपने जराए से कि जिस वक्त मैंने इमरान खान साहब को यह कहा कि जनरल फैज हमीद को कोर कमांड करवाना अब बहुत जरूरी है, तो तकरीबन 3 महीने में 3 मरतबा उन्होंने कहा कि अगले महीने में जनरल फैज को ट्रांसफर कर देंगे। फिर अगले महीने जाकर मैंने दोबारा बात की, दोबारा से इमरान खान साहब ने कहा कि ठीक है जनरल फैज हमीद को ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन तीसरी मरतबा हमने जब जनरल फैज हमीद का मामला इमरान खान साहब के सामने रखा और उन्होंने दोबारा इनकार किया, तो मैंने एक दिन फोन किया इमरान खान साहब के ऑफिस में, यानी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में, और प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में हाशमी साहब जो किसी भी प्राइम मिनिस्टर का प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, वो सबसे ताकतवर शख्सियत होता है किसी भी प्राइम मिनिस्टर के बाद। तो इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आजम खान। तो जनरल कमर जावेद बाजवा का दावा यह है, या उनके जराए का दावा यह है कि आजम खान को जनरल कमर जावेद बाजवा ने फोन किया और उन्हें यह कहा कि आज मेरा आखिरी दिन है, आप प्राइम मिनिस्टर को यह कन्वे कर दें इमरान खान साहब को कि आज मैं इस्तीफा दे दूंगा। और फिर जनरल कमर जावेद बाजवा का यह मौकफ है कि उन्हें जनरल फैज हमीद और जो दीगर कोर कमांडर्स हैं उन्होंने इस्तीफा देने से रोका। अब जो बनीगाला में मुलाकात हुई उसके मुतालिक जनरल कमर जावेद बाजवा यह मौकफ अपनाते हैं अपने जराए से, आप ये कह लें कि यह मौकफ सामने लेके आए हैं कि इस मुलाकात में इमरान खान साहब ने यह कहा कि अच्छा आप जनरल फैज हमीद को पेशावर ना भेजें, अगर उनके लिए कोर कमांड करना बहुत जरूरी है तो आप आईएसआई को एक कोर का दर्जा दे दें, और उसके बाद जनरल फैज हमीद की ये कोर की रिक्वायरमेंट जो है वो यहीं पर आईएसआई में पूरी हो जाएगी। अब इस पर एलिजेडली जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह कहा, जो उनका दावा है कि इससे फौज का डिसिप्लिन तबाह हो जाएगा, इस पर फौज के अंदर से कुछ रिजर्वेशन आ सकती हैं, फौज के अंदर से तहफुजात आएंगे, तो यह मुमकिन नहीं है कि हम आईएसआई को कोर डिक्लेयर कर दें। और फिर इस तरह की भी खबर आप ये कह लें कि एक तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि इमरान खान साहब को यह कन्वे किया गया कि फौज को आप पुलिस की तरह, खास तौर पर पंजाब पुलिस की तरह ट्रीट ना करें। अच्छा, आप जनरल कमर जावेद बाजवा के जो करीबी जराए हैं वो ये भी कहते हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ जब तहरीक अदम एतमाद आ गई थी तो उस वक्त चौधरी परवेज इलाही ने जनरल कमर जावेद बाजवा को फोन किया और उनसे यह पूछा कि अब आप बताएं कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। हमारा जो मुनिस इलाही है यह कहता है कि हमें पीटीआई से रुजू करना चाहिए, पीटीआई की जानिब जाना चाहिए। अब इस पर जनरल कमर जावेद बाजवा का मौकफ यह सामने आया है कि जब मुनिस इलाही के मुतल्लिक चौधरी परवेज इलाही ने बात की और चौधरी परवेज इलाही और जनरल कमर जावेद बाजवा के करीबी ताल्लुकात थे, तो जनरल बाजवा ने मुनिस इलाही के मुतल्लिक चौधरी परवेज इलाही को यह कहा कि जहां आप बेहतर समझते हैं और जहां आपके दोस्त कहते हैं आप वहां पर चले जाएं। अगर मुनिस तहरीके इंसाफ का कह रहा है और अगर आपके लोग तहरीके इंसाफ के लिए कह रहे हैं तो आप बेहतर है कि जो भी आपके दोस्त कहते हैं उस फैसले पर चलें। यह जनरल कमर जावेद बाजवा का मौकफ सामने आया है। अब हाशमी साहब, इसके अंदर एक और जो पॉइंट बहुत अहम है वो ये है कि अगर जनरल कमर जावेद बाजवा ये तमाम बातें दुरुस्त कर रहे हैं जो ये वो मौकफ दे रहे हैं, तो हाशमी साहब अगर जनरल कमर जावेद बाजवा कुछ भी नहीं कर रहे थे तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आधी रात को किसने खोली थी? क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज खुद खुल सकती थी? फिर वो जो मिस्टीरियस पिटिशनर था जिसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरखास्त दी थी कि इमरान खान साहब बतौर प्राइम मिनिस्टर जनरल कमर जावेद बाजवा को बरतरफ कर चुके हैं या बरतरफी का इरादा रखते हैं, ये मिस्टीरियस से जो पिटिशनर्स होते हैं ये रियासती इदारों के पास हमेशा से मौजूद रहते हैं।
तो ये पिटिशनर हर केस में होते हैं, किसने? सहाफियों के ऊपर भी केस रहा है साहब। हर सूबे में ये मिस्टीरियस पिटिशनर्स जो है ना वो आपको मिलेंगे। दरखास्तें भी मुद्दई जो है इसी तरह ही आते हैं, हर सूबे में इसी तरह ही है। जी हाँ, तो ये पिटिशनर जो भेजे गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अगर जनरल कमर जावेद बाजवा कुछ भी नहीं कर रहे थे तो फिर ये किसने भेजे थे? उसके बाद इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो पार्लियामेंट के बाहर कैदियों की वैन किसने भेजी थी? अगर जनरल कमर जावेद बाजवा और उनकी स्टैब्लिशमेंट कुछ नहीं कर रही थी, तहरीके अदम एतमाद के मामले पर अगर वो न्यूट्रल थे, अगर वो कुछ नहीं कर रहे थे, तो फिर कैदियों की वैन एन उस वक्त जब तक वोटिंग भी नहीं मुकम्मल हुई थी, वोटिंग का सिलसिला शुरू भी नहीं हुआ था, तो किसने इमरान खान साहब और उनकी पार्टी को धमकाने के लिए ये कैदियों की वैन वहां पर भिजवाई थी? फिर असद कैसर साहब ने जो इमरान खान साहब को पूरी दास्तान सुनाई कि किस तरह से उन्हें धमकी दी गई कि या तो वो तहरीके अदम एतमाद पर फौरन वोटिंग करवाएं या फिर इस्तीफा दें। असद कैसर ने फिर इस्तीफा दे दिया था, वरना उनको तायात नायल करवा दिया जाएगा। तो हाशमी साहब, तायात कौन उनको उस वक्त नायल करवा सकता था? शहबाज शरीफ में तो इतनी जुर्रत नहीं थी। यानी जुर्रत से मुराद यह है कि शहबाज शरीफ कोई सुप्रीम कोर्ट के जज तो नहीं थे, शहबाज शरीफ कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज तो नहीं थे। तो फिर कौन कह रहा था और कौन इस बात पर कादिर है कि किसी को नायल करवा दे, किसी को अहल करवा दे? तो उस वक्त असद कैसर को कौन धमकियां दे रहा था? अब जनरल कमर जावेद बाजवा ये मौकफ तो सामने लाए हैं, लेकिन हाशमी साहब इसकी टाइमिंग बड़ी अहम है। ये टाइमिंग इसलिए अहम है कि जब इमरान खान साहब ने वाकयाती शहादतें, तमाम वाकयाती शहादतें जो कि उस वक्त को अगर आप देखें तो साबित करती हैं कि इमरान खान साहब जो वाकयाती शहादतें बयान कर रहे हैं वो दुरुस्त है। तो अब आप ये कह लें कि जब इमरान खान साहब ने यह कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा हमारे साथ दोहरी गेम कर रहे थे, जनरल कमर जावेद बाजवा एक ऐसे वक्त में जब मुझे यह कह रहे थे कि मैं आपकी हुकूमत का तसलसल चाहता हूं, दूसरी जानिब वो मियां नवाज शरीफ और नून लीग से राब्ते में थे। और फिर इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि सिविल इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मुझे यह रिपोर्ट दे दी थी कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने बहुत से लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, और जनरल कमर जावेद बाजवा उस वक्त डबल गेम कर रहे थे और मेरी हुकूमत गिराने की साजिश उस वक्त शुरू हुई थी जब जनरल फैज हमीद को हटाने का फैसला जनरल कमर जावेद बाजवा ने किया था। अब हाशमी साहब, चूंकि इमरान खान साहब मुल्क के सबसे मकबूल लीडर हैं, जैसे ही जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक ये राज इमरान खान साहब ने खोले तो जनरल कमर जावेद बाजवा पर बड़ी शदीद किस्म की तनकीद शुरू हो गई। तो उसके बाद अब यह खबर सामने लाई गई है जिसके अंदर ये दावे किए गए हैं। अब हाशमी साहब, एक तो ये कि आईएसआई के दफ्तर से जो फोन कॉल्स की गई जनरल कमर जावेद बाजवा को मुबैना तौर पर, दूसरा अगर इमरान खान साहब और उनके दरमियान फौजी अमूर के मामले पर बात हुई। इमरान खान साहब जाहिर है कि मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव थे, प्राइम मिनिस्टर थे, और प्राइम मिनिस्टर होने के नाते कोई भी आर्मी चीफ, कोई भी फौज, वो उनको जवाबदेह थी। तो अगर इमरान खान साहब ने एक लम्हे के लिए तसव्वुर कर लें, अभी ये कोई बात हतमी नहीं है, इसकी कोई तस्दीक नहीं की गई, ना ही मैं ये कह रहा हूं कि जनरल कमर जावेद बाजवा के जराए से ये जो मौकफ आया है सामने, ये ठीक है। इसके अंदर बहुत झोल लगते हैं मुझे एक सहाफी के तौर पर जब मैं इसको एनालाइज करता हूं, लेकिन एक लम्हे के लिए तसव्वुर भी कर लें कि अगर इमरान खान साहब बतौर प्राइम मिनिस्टर जनरल फैज हमीद को बरकरार रखना चाहते थे, तो क्या यह इमरान खान साहब का इस्तेहकाक नहीं था बतौर प्राइम मिनिस्टर? किस मुल्क में यह होता है कि प्राइम मिनिस्टर अगर एक ऑफिसर को किसी ओहदे पर बरकरार रखना चाहे तो उसको अपना आईनी हक ना इस्तेमाल करने दिया जाए? फिर दूसरी बात, खुद जनरल कमर जावेद बाजवा ने कई ब्रीफिंग्स के अंदर यह बात मानी, इस बात का एतराफ किया कि उस्मान बुज़दार को मैं हटवाना चाहता था, हमारी इस्टेब्लिशमेंट या मैं उस्मान बुज़दार को हटवाना चाहते थे। इसी तरह इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक दावा यह भी किया जनरल कमर जावेद बाजवा के करीबी ज़राए ने कि जो इब्तदाई दिन थे और इब्तदाई महीने थे उसमें इमरान खान साहब मुझे बॉस कहते थे, मुझे सर कहते थे, और मैंने फिर खान साहब को कहा कि आप मुझे बॉस ना कहा करें, आप असल में प्राइम मिनिस्टर हैं, तो मेरे तो बॉस आप हैं, मेरे सर आप हैं। लेकिन हाशमी साहब, अब ये खबरें जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर होने के बाद ये जिस तरीके से मौकफ वो सामने ये बाहर आ रही है, आपको शायद याद हो कि डीजी आईएसआई ने भी ये कहा था कि मैं गवाह हूं कि
कि एक्सटेंशन की जो है वो बात हुई थी, और राय साहब नून लीग वाले तो कहानी कोई और बताते हैं कि ये एक्सटेंशन के पीछे कौन पड़ा रहा। लंदन की दीवारों पे लिखा हुआ है, एवन फील्ड की दीवारों पे लिखा हुआ है, यहाँ पर जो हसन नवाज का दफ्तर है उसके दरवाजे पे लिखा हुआ है कि एक्सटेंशन मांगने के लिए कौन से दो किरदार लंदन यात्रा कर रहे थे, और फिर ये जो जहाज का रुख मोड़ा गया और गाड़ी जो है वो रास्ते से वापस आ गई। ये सारी कहानियां जो है वो दावे करते हैं, लेकिन इनका भी किसी ने जवाब तो देना ना राय साहब। हाशमी साहब, एक तरफ तो जनरल कमर जावेद बाजवा ये कहते हैं कि मुझे ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर की गई, मेरी एक्सटेंशन में कोई दिलचस्पी नहीं थी, मैंने एक्सटेंशन की ऑफर ठुकरा दी। दूसरी जानिब आप नून लीग वालों के साथ जाकर बैठ के पूछ लें, जनरल कमर जावेद बाजवा को कभी फुर्सत मिले तो वो जाके जरा नून लीग के रहनुमाओं के साथ बैठें और उनसे पूछें वो निजी महफिलों में क्या कह रहे हैं जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतालिक। वो ये कह रहे हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने आखिरी दिन तक 6 माह की मजीद एक्सटेंशन लेने के लिए सरतोड़ कोशिश की। जनरल कमर जावेद बाजवा ने हमें ब्लैकमेल किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस किस्म का तासुर भी देने की कोशिश की कि मैं ये समरी लेट कर दूंगा या नहीं भिजवाऊंगा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह कहा कि अप्रैल तक आप मुझे एक्सटेंशन दें। ये अब नून लीग के अपने लोग कह रहे हैं। और जनरल कमर जावेद बाजवा इस बात का भी जरा जवाब दें कि राना सनाउल्लाह ने क्यों कहा था कि अगर जीएचक्यू से नए आर्मी चीफ की समरी नहीं आती अगले 24 घंटे में तो हम इस समरी के आए बगैर ही आर्मी चीफ की तैनाती का ऐलान कर देंगे। तो फिर क्या चल रहा था पसे पर्दा? अब तो ऐसे सहाफी जो कि जनरल कमर जावेद बाजवा का मौकफ बयान करते थे, जो जनरल कमर जावेद बाजवा का मौकफ सामने लेके आते थे जराए से, उन्होंने भी इस किस्म की खबरें छाप दी हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस किस्म के ऑप्शन दिए थे कि या तो मुझे एक्सटेंशन दें या फिर मार्शल लॉ लग जाएगा। ये तो हाशमी साहब, नवाज शरीफ ने जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन ना देने का फैसला इसलिए किया कि उनको यह लगता था कि अगर मार्शल लॉ लग गया तो ये हमें सूट करेगा, हमारी जो बुरी परफॉर्मेंस है ये आवाम भूल जाएगी। अगले 6, 8, 10 माह के अंदर मार्शल लॉ की सूरत हाल, जाहिर है कि जनरल कमर जावेद बाजवा एक अनपॉपुलर चीफ थे, तो ये तो वैसे ही सूरत हाल खत्म हो जाएगी। हम हो सकता है कोई सियासी शहीद बन जाएं, और इस वक्त जो इमरान खान साहब का किसी भी सूरत इंतखाबी मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते, तो शायद हमारी कोई सियासत में वापसी का चांस बन जाए। तो इसलिए ये एडवेंचर किया नवाज शरीफ ने, और जनरल कमर जावेद बाजवा को इस दबाव के बावजूद उन्होंने एक्सटेंशन नहीं दी। खुद नून लीग वाले कहते हैं कि शहबाज शरीफ इसी वजह से लंदन गए थे। ये जनरल कमर जावेद बाजवा का जो पैगाम था, नून लीग वाले अब ये भी कहते हैं निजी महफिलों में कि ये जो आके शहबाज शरीफ ने कोविड की खबर जारी की थी, तो इसमें शहबाज शरीफ इस पूरी सिचुएशन को अवॉइड भी करना चाह रहे थे कि ना आकर उनसे कोई एक्सटेंशन की फरमाइश करे, क्योंकि मियां नवाज शरीफ ये फैसला कर चुके थे कि जनरल कमर जावेद बाजवा को हम एक्सटेंशन नहीं देंगे, मार्शल लॉ लगता है तो लगने दें, यह हमें सूट करता है। तो जनरल कमर जावेद बाजवा का ये जो मौकफ सामने आया है, बजाहिर इसके अंदर कोई ज्यादा जान नजर नहीं आती। और आपके जो जराए हैं राय साहब, ये जो दावा जिससे मिला है, क्या उसमें यह भी दावा किया गया है कि ये बहुत जल्दी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, 2 साल बाद करें, कभी करें, या किसी सियासी जमात को भी ज्वाइन करेंगे बाजवा साहब, या फिर खामोशी और अंधेरों में चले जाएंगे इसी तरह? क्योंकि हमने ये देखा है कि ओवर द ईयर्स जिन जनरल्स के ऊपर इल्जाम हो, जिन्होंने सियासत में डबल या ट्रिपल गेम खेली हो, कभी ना कभी वो कन्फ्रंट मीडिया के जरिए जरूर होते हैं, सवाल उनसे जरूर होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 साल बाद या 3 साल बाद ये खामोशी रहे, कभी ना कभी तो इनको खुद से डायरेक्ट जवाब देना पड़ेगा। जराए से दावे जितने मर्जी आप करें, लेकिन जब इनका मुहासरा होगा, सवाल किया जाएगा, आपको लगता है कि वो वक्त आएगा, करीब आएगा, जल्दी आएगा? हाशमी साहब, आपने और हमारे व्यूअर्स ने वो वीडियो गेम्स खेली होंगी जिसमें अगर आप पहली स्टेज को क्रॉस ना कर सकें और फौरन आपके प्लेयर्स आउट हो जाएं, तो फौरन एक मैसेज प्रॉम्प्ट होता है, गेम इज ओवर। आप दोबारा से गेम को रीस्टार्ट करते हैं, फिर आपके प्लेयर आउट हो जाते हैं, फिर वो मैसेज प्रॉम्प्ट होता है, गेम इज ओवर। तो जनरल बाजवा की जो गेम है ये ओवर हो चुकी है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने आर्मी चीफ जब वो थे, उस वक्त भी जनरल कमर जावेद बाजवा पर जिस किस्म की तनकीद हो रही थी, इमरान खान साहब ने जिस किस्म के शवाहिद कौम के सामने रख दिए थे बहुत ही जुर्रतमंदी के साथ,
तो जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ होते हुए भी, इतनी ताकत होते हुए भी खुद को डिफेंड नहीं कर पा रहे थे। तो अब तो जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर हो गए हैं, अब तो उनकी गेम खत्म हो गई है। तो अब वो खुद को किस तरह से डिफेंड करेंगे? दूसरी बात यह है कि जनरल कमर जावेद बाजवा, इमरान खान साहब चूंकि अवाम की रेड लाइन थी, जनरल कमर जावेद बाजवा ने जब वो रेड लाइन क्रॉस की इमरान खान साहब वाली, तो आप देख लें कि जनरल कमर जावेद बाजवा को कितनी ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा। और वो रेड लाइन, हाशमी साहब, कोई भी जो पॉपुलर लीडर है, जाहिर है वो अवाम के लिए एक रेड लाइन होता है। अब इसमें हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं, हमारे जो रियासती इदारों के सरबराह हैं, हमारे जो इलेक्शन कमीशन के सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं, ये तमाम लोगों के लिए, तमाम पाकिस्तानियों के लिए, तमाम फ्रीकैन के लिए ये एक सबक भी है कि तारीख आपको जज करती है। तारीख ने जनरल कमर जावेद बाजवा को तो उनके दौर में ही जज करना शुरू कर दिया था, लेकिन अभी आप देखें कि 7-8 दिन हो गए हैं जनरल कमर जावेद बाजवा को रिटायर हुए, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ ट्रेंड चल रहे हैं, उनके खिलाफ खबरें छप रही हैं। और फिर जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट में अभी 2-3 दिन बाकी थे, तो उनके और उनके अहले खाना के एसेट्स के ऊपर देखें एक स्टोरी आ गई। तो अब तो जनरल कमर जावेद बाजवा जिस तरह से भी ये मौकफ सामने लेके आए, अब वो खुद को डिफेंड नहीं कर सकते। अब उनका मौकफ कोई बाय नहीं करेगा। जितना वो इस तरह से मौकफ अपना सामने लेके आएंगे, दोबारा से लोग उनको डिस्कस करेंगे, दोबारा से वो तनकीद का निशाना बनेंगे। तो बेहतर उनके लिए यही है कि जैसे उन्होंने कहा था कि मैं गुमनामी में चला जाऊंगा, कि वो डिस्कस ना हो, गुमनामी में चले जाएं, ताकि फिलहाल जो लोगों का जो फोकस है अगले इलेक्शन पर, तो फिलहाल कम से कम जनरल कमर जावेद बाजवा इस तनकीद से बच सके। राय साहब की जो डबल ट्रिपल गेम और जिस गेम ओवर का जिक्र आप कर रहे हैं, इसके ऊपर सदर आरिफ अलवी साहब ने भी कहा है कुछ, और इसके अलावा भी आजम सवाती के मामले पर भी, और इमरान खान साहब की असम्बली तहलील, और फिर ये जो डार साहब दोबारा से एक्टिव हुए हैं, 3 मुलाकातें हो चुकी हैं। सदर आरिफ अलवी साहब ये कहते हैं कि इमरान खान ने जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा से मुतल्लिक डबल गेम की बात अपने तजर्बे की बुनियाद पर कही होगी, वो ज्यादा वाकिफ है। क्योंकि आपने भी कहा कि आपका चीफ एग्जीक्यूटिव है, जो आपको कहता है कि मुझे बॉस ना कहो, और बॉस तो आप हैं, तो लिहाजा उनका ज्यादा तजर्बा होगा जहां तक कमर जावेद बाजवा का ताल्लुक है। फिर वो ये भी कहते हैं कि सियासी मंजरनामे पर हिजानी कैफियत है। आर्मी चीफ की तकर्री मेरिट पर हुई और मामला खुश असलूबी से हल हुआ। ये मामला 3 साल के लिए हल हो गया। अब महंगाई काबू करें। इमरान खान पूछते तो असम्बली ना छोड़ने का मशवरा देते। हुकूमत और अपोजिशन को चाहिए कि मिलकर इलेक्शन पर बात करें। इमरान खान को आगाह किया था कि आर्मी चीफ की तैनाती की समरी आएगी तो आपसे मुशावरत करूंगा, और जब समरी आई तो इमरान खान से मुशावरत की, और फिर पाकिस्तान में जमहूरियत मुस्तहकम हो गई। माशाल्लाह नहीं लग सकता, ये भी उन्होंने कह दिया। फिर वो ये भी कहते हैं कि वज़ीर खजाना की जो उनसे मुलाकात हुई है, इसहाक डार के साथ मईशत पर बात हुई है। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। इसहाक डार को तवानाई की बचत के हवाले से प्रपोजल दिया। मार्केटें जल्द बंद करनी चाहिए जिससे 3000 मेगावाट बिजली की बचत होगी। मैं इस पे हंस क्यों रहा हूं राय साहब, मैं आगे आपके सामने रखूंगा, क्योंकि यह एक हंसने वाली बात ही है कि वफाकी वजीर इसहाक डार मिलता है और जाकर और वहां पर इस किस्म की बातें हो रही हैं। इसहाक डार में मुफाहमत का टैलेंट है, और धरने के वक्त भी उनकी कोशिशें थी कि मफाहमत हो जाए। इमरान खान हर मामले में मुझ पर भरोसा किया है। नई फौजी क़यादत सियासत से दूर रहना चाहती है। इमरान खान ने बाजवा से मुतल्लिक डबल गेम की बात पर अपने तजर्बे की बुनियाद पर की। आर्मी चीफ अच्छे आदमी हैं, मुझे सोच के एतबार से अच्छे लगे। समझता हूं आर्मी चीफ इदारों के दरमियान अदम एतमाद को कम करेंगे। मैं समझता हूं कि सियासतदान भी अदम एतमाद को खत्म करें, और आर्मी चीफ की तैनाती पर मुझे राय नहीं देनी चाहिए। ये पार्लियामेंट का काम है। कुछ नंबर सीनियरिटी और कुछ कॉम्पिटेंसी के होने चाहिए। इदारे से मशवरा होना चाहिए, और फिर फौज या पुलिस का जो भी एहलकार शहीद हो। फिर उन्होंने और भी बातें जो है वो कही हैं असम्बली के हवाले से भी, फिर अरशद शरीफ के हवाले से भी। उन्होंने कहा कि जो खत है अच्छे लफ्जों के साथ वज़ीर आज़म और वज़ारत दफ़ा को भी भेजा। मैंने कहा था कि ये कमांडर ऑफ द फोर्सेस को भी भेजे ताकि गलत फहमियों को दूर किया जाए, और इसके ऊपर भी उन्होंने कुछ बातें जो हैं वो कही हैं। राय साहब, मसला यहाँ पर ये है कि ये डार साहब जो आए हैं ना पाकिस्तान में, मैंने तो पिछले 1.5 साल से कहना शुरू कर दिया था कि जब ये जाएंगे, और जब वो गए तो उनकी जाने का बुनियादी मकसद क्या है। राय साहब, यहाँ पर जो खबरें थी ना, चूंकि इसहाक डार से मेरा उठना बैठना भी था, मेरी मुलाकात भी होती थी, तो जो मुझे तासुर मिलता था हमेशा उनकी गुफ्तगू से कि वो नवाज शरीफ साहब से पहले वापस जाएंगे।
और जाकर पूरी गेम सेट की जाएगी। जो इंडिकेटर्स थे वो यही बता रहे थे, जिन लोगों से मिलना है उनसे मिलकर मामला तय किए जाएंगे। अब यहां पर अगर आप देखें ना, सियासी मंजरनामे पर तमाम खानदान को रिलीफ मिल गया, नवाज शरीफ अभी वापस नहीं आए। आपको लगता है, क्या आपकी सहाफत 16 से 20 साल जो आपने की, कि डार साहब बैठकर सदर आरिफ अलवी से मार्केटें बंद करने पर बात करेंगे? जिसमें पहले कहा गया कि मईशत नीचे जा रही है और सैलाब जदगान वाला मामला, तो बाद में तो मामला समरी का निकला था। आज भी वो समरी के मामले पर ये जो मार्केटें बंद करने के लिए जाकर बैठे होंगे, या फिर डील की बात हो रही है? इमरान खान के खिलाफ केसेस हैं, रोके जा सकते हैं। आपने रास्ता नहीं रोकना नवाज शरीफ का वापस आने का, और मफाहमती पॉलिसी क्या अपनाई जाएगी? और फिर जो कमेटी में नामों की जो बात की जा रही है साहब, ये भी बड़ा अहम है। तो डार साहब किसी सूरत भी मार्केटें बंद, जो टाइमिंग्स हैं वो डिस्कस करने नहीं बैठे थे, वो डील और ढील की बातें, जो मुझे लगता है। आपके पास क्या खबर है राय साहब? ये मीटिंग, ये मुलाकात, सदर आरिफ अलवी का बाजवा की डबल ट्रिपल गेम के बारे में कहना, हाउ यू सी ऑल दिस? देखिए आशीष साहब, इस मुलाकात के मुतालिक बात करते हैं। एक नुक्ता जो जनरल कमर जावेद बाजवा के मौकफ के मुतालिक रह गया था, वो जनरल बाजवा की बरतरफी के हवाले से था। जनरल कमर जावेद बाजवा की बरतरफी के मुतालिक एक इतला उस वक्त फैल गई थी जब इमरान खान साहब ने काबीना का आखिरी हंगामी इजलास बुलाया था। मैं उस वक्त पार्लियामेंट हाउस में मौजूद था। तहरीके अदम एतमाद पर गिनती होने वाली थी, उसके ऊपर डिबेट हो रही थी, और फिर यह खबर आई कि खान साहब ने एक हंगामी इजलास बुला लिया कैबिनेट का। अब जब यह कैबिनेट का इजलास हो रहा था, उसके फौरन बाद इस्लामाबाद में यह इतला फैल गई, और बड़ा जोर था इस इतला का कि जनरल कमर जावेद बाजवा को इमरान खान साहब ने बरतरफ कर दिया। अब इसी पर हाशमी साहब, बीबीसी ने एक स्टोरी भी की थी, और उस स्टोरी में यह कहा गया था, यह क्लेम किया गया था कि इमरान खान साहब ने जनरल कमर जावेद बाजवा को बतौर आर्मी चीफ बरतरफ कर दिया। उसके बाद उन्होंने नई फौजी क़यादत तैनात कर दी, और एक हेलीकॉप्टर ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में लैंड करना था। यह हेलीकॉप्टर जब इसने लैंड किया प्राइम मिनिस्टर हाउस में, तो इमरान खान साहब की तवक्को यह थी कि इसमें नई फौजी क़यादत होगी, लेकिन इस हेलीकॉप्टर में जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल नदीम अंजुम मौजूद थे। यह BBC उर्दू ने एक स्टोरी की थी। अब इस स्टोरी को ISPR ने और DGISPR ने कहा था कि यह झूठ का पलंदा है। इमरान खान साहब ने भी इस बात की तरदीद की थी कि उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा को बरतरफ नहीं किया था। लेकिन हाशमी साहब, अब यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ये कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम, वो अपना मौकफ अपने जराए से इस तरह से सामने लाए हैं कि मुझे नहीं मालूम कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों खुली थी। इसका जवाब तो उस वक्त के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला दे सकते हैं, और मुझे यह भी नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट आधी रात को क्यों खुली थी। चलें, सुप्रीम कोर्ट की हद तक हम ये बात कह सकते हैं कि किसी हद तक इसका जवाब जनरल कमर जावेद बाजवा पेश कर सकते हैं कि वो ये कहें कि मुझे क्या पता कि सुप्रीम कोर्ट कैसे खुल गई। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जनरल कमर जावेद बाजवा की बरतरफी के खिलाफ, बरतरफी के लिए नहीं, ये याद रखें, बरतरफी के खिलाफ जो दरखास्त दी गई, वो कोई आम शहरी तो नहीं दे सकता था, या किसी आम शहरी को ये क्या खर्चा हो सकता था कि इमरान खान साहब ने कैबिनेट का इजलास बुलाया है तो वो जनरल बाजवा को आर्मी चीफ के ओहदे से बरतरफ ना कर दें। तो इस वजह से ये जो बार बार अपना मौकफ जराए से सामने ला रहे हैं, इसके अंदर ये जो झोल है, उससे जनरल कमर जावेद बाजवा पर वो जो एक तनकीद का वॉल्यूम है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। दूसरा जो आपने कहा कि इसहाक डार की मुलाकात हुई सदर आरिफ अलवी से, इससे पहले भी इसहाक डार सदर आरिफ अलवी के पास पहुंचे थे। अब हाशमी साहब, एक तो आपकी इकॉनमी मुकम्मल तौर पर कोलैप्स कर गई है, मुकम्मल तौर पर कोलैप्स कर गई है। इसहाक डार को शदीद तरीन तनकीद का सामना है। नून लीग के अंदर से भी बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है इसहाक डार पर, और हमारी इतला यह है कि नून लीग के अभी जो रिसेंट आखिरी 2 इजलास हुए हैं, उसमें भी यह कहा गया कि इसहाक डार ने तो मुकम्मल तौर पर मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। इसी वजह से अब ये IMF को धमकियां देने पर उतर आए हैं, थोड़ी जज्बाती बात करके ये कौम को तसल्ली देना चाहते हैं। तो इसहाक डार असल में सदर आरिफ अलवी के पास 2-3 तरह के पैगामात लेकर गए थे। एक तो यह था कि नए इलेक्शन के हवाले से इमरान खान साहब को कहा जाए कि अब वो कोई जलसा या धरना वगैरह ना दें, और इस इलेक्शन के हवाले से हम कोई आपस में बैठकर बातचीत करें,
इंतखाबी इस्लाहात पर बात करें, कोई मईशत के ऊपर भी बात कर लें और किसी भी तरीके से इमरान खान साहब को कायल कर लिया जाए कि ये अब जो आपकी पार्लियामेंट है ये अपनी मुद्दत पूरी करे। क्योंकि इमरान खान साहब जिस तरह का आईनी बहरान पंजाब और केपी असेंबली को तहलील करके पैदा कर सकते हैं जो कि उनके हाथ में है, तो उसमें एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी एक नई मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और ये आईनी बहरान ऐसा होगा कि जिसको हल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी अगर वो इलेक्शन करवाते हैं उसका अपना एक बहुत बड़ा एक्सपेंस है। हमारी मैशत में इतनी सख्त नहीं है कि वो फौरन इलेक्शन करवाए सूबाई असेंबलियों के। तो इस पूरी सिचुएशन में एक तो इसहाक डार जो है उस किस्म का पैगाम लेके गए हैं। दूसरा, आप ये कह लें कि टाइम बाय करने की कोशिश है कि इमरान खान साहब को किसी तरह से हम इंगेज करें। इमरान खान साहब जो हमारे खिलाफ ये तहरीक चलाते हैं, इलेक्शन मार्च में हो या ना हो, जैसे उन्होंने लाहौर में हल्का वाइज ये कैंपेन चलानी शुरू किया है, तो किसी तरीके से इमरान खान साहब की कैंपेन का जोर हम तोड़ें इस तरह से इंगेज करके। तो ये इनका इसहाक डार का जो प्राइमरी एजेंडा था। और फिर हो सकता है कि उन्होंने ताकतवर हल्कों का कोई पैगाम भी पहुंचाया हो आरिफ अलवी साहब को, सदर आरिफ अलवी साहब को। हो सकता है कि इस किस्म का भी पैगाम हो कि इससे पहले कि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तो चलें तहरीक इंसाफ तनकीद करती रही है, लेकिन हम तो अभी आए हैं इसलिए हम पर कोई तनकीद वगैरह ना की जाए। और वैसे तहरीक इंसाफ की जानिब से नई इस्टेब्लिशमेंट पर कोई तनकीद अभी तक की भी नहीं गई, क्योंकि इमरान खान साहब के जो ऑर्डर्स हैं वो अभी तक बरकरार हैं कि नए आर्मी चीफ और उनकी इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद ना की जाए। ऐसा बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। क्विकली मैं आपको अपडेट कर दूं अपने सुनने वालों को कि जो इश्तिहारी सलमान शहबाज साहब पाकिस्तान से भागे हुए थे, अब वो पाकिस्तान वापस जा रहे हैं और सफ़र में हैं और वो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। इस वक्त सऊदी अरब में हैं, उम्रे की अदायगी होगी और फिर पाकिस्तान चले जाएंगे। सलमान शहबाज, लेकिन ये मेरे पीछे जो जी सलमान शहबाज राय साहब पिछले 3-4 बरसों से बरतानिया में मौजूद हैं और उनके ऊपर संगीन नौयत के इल्जामात थे, लेकिन आपने कानून ही बदल दिया, आपने रूल ऑफ द गेम्स ही बदल दी। तो फिर काहे की जो जुर्म था, काहे की फर्द जुर्म और फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन और इश्तिहारी मेरे ख्याल है कि बहुत पीछे रह जाता है। और हाई कोर्ट में अब ये हिफाजती जमानत के लिए जा रहे हैं। और आप देखिएगा राय साहब के इसी अदालत से नवाज शरीफ की भी हिफाजती जमानत जो है वो उसके लिए अप्लाई किया जाएगा और फिर नवाज शरीफ साहब भी एक दिन हमें खबर मिलेगी कि वो चले गए हैं। लेकिन सलमान शहबाज के ऊपर केसेस हैं। सलमान शहबाज के हवाले से नेशनल क्राइम एजेंसी ने भी यहाँ पर अपनी तहकीकात जो हैं वो की हैं और इनके अकाउंट में पैसे आए, किस तरह पैसा बरतानिया आता है, बरतानिया से पाकिस्तान जाता है, डेली मेल की खबर, ये तमाम चीज़ें राय साहब बड़ी इंतहाई अहम है। और 13 दिसंबर को शहबाज शरीफ ने जो केस किया हुआ है उस हवाले से भी बरतानिया में हियरिंग होगी और अगर वो शवाहिद ना दिए गए तो यकीनन इस केस को भी स्ट्रक ऑफ कर दिया जाएगा। सलमान शहबाज का पैसों को पाकिस्तान और पाकिस्तान से बरतानिया लाने में बड़ा काम रहा। और फिर बहुत सारी खबरें आपने राय साहब ये भी देखी होंगी, बरतानिया से हम रिपोर्ट भी करते रहे कि इन्होंने यहाँ पे कुछ बिजनेसेस जो हैं उनमें भी अपनी किस्मत आजमाई है और काफ़ी अरसे से वो यहाँ पर रहे भी और जो यहाँ से बैठकर पाकिस्तान के अंदर अपने केसेस का दिफा करने की इन्होंने कोशिश की। खैर दिफा क्या होना था राय साहब, वो कानूनी तब्दील कर दिए गए और अब खबर ये है कि सलमान शहबाज पाकिस्तान वापस जा रहे हैं और तकरीबन 1.5 से 2 हफ्ते में वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद होंगे। व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था। वो तो जी हाशमी साहब, आपने कहा कि बड़े अहम केसेस हैं, बड़े संगीन केसेस हैं। मजाक कर रहा हूं, मजाक कर रहा है साहब, आजाद अदालतों के लिए ये मेरे पीछे मेरे घर से थोड़ी दूर ये जो सुप्रीम कोर्ट है जहां पे चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने तो इसहाक डार जब वापस आए थे तो किसी किस्म का कोई एक मर्तबा भी किसी हियरिंग के दौरान कोई रिमार्क्स उनके सामने नहीं आए कि इसहाक डार किस तरह से इससे पहले अदलिया के फैसलों से खिलवाड़ करते रहे। तो इस मर्तबा भी जो आप कह रहे अहम केसेस हैं, आप ये देख लीजिएगा कि जो एक कहावत भी है कि रोम जल रहा था और कोई बांसुरी बुझा रहा था, अब उसका नाम बार बार नहीं लेते, तो रोम जल रहा था, रियासत जल रही है और हमारे जो मुंसिफ हैं वो बांसुरी बजा रहे हैं, सोए हुए हैं, किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं है। जितने आपके करप्ट अफराद थे, लूटमार करने वाले, जिनको इन्हीं अदालतों के जज साहिबान ये कहते थे कि आप पर फर्द जुर्म आयद होने वाली है, अब वो सारे उनको आज़ादी है। तो चीफ जस्टिस साहब के लिए ये ज़्यादा आसान है
कि एक तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दें कि खोल दें जेलें वगैरह सारी, ये जो बेचारे बाकी आपने जेलों के अंदर बंद किए हुए हैं इनको भी खोलें, सरकार का एक्सपेंस भी बच जाएगा जो इन जेलों को मेंटेन करने पे सरकार का खर्च आता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं राय साहब। फिर जी आज का हमारा शो था, अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे और इब्राहिम राय साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।